मौसम से ही, क्योंकि आज का एतवार का दिन किसी हद तक मौसम बेहतर हुआ है। हल्की हल्की धूप निकली है, लेकिन कल रात की जो रात थी, गुजरी शब थी, उसमें दर्जात एक बार फिर -3.6 पे श्रीनगर में पहुंचा हुआ था। साफ जाहिर है पिछले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड चली थी, बीच में राहत हुई थी, प्लस में टेम्परेचर आ गया था, लेकिन आज की रात फिर ठंडी रात थी। -3.6 श्रीनगर का दर्जरात और पहलगाम में -7.5, गुलमर्ग में 6.5। ये कश्मीर वादी का, लेकिन लद्दाख में कड़ाके की ठंड चल रही है और करगिल शहर में 11.8 माइनस, और जबकि द्रास में -12.8 दौरान शब का जो दर्जा आता है रिकॉर्ड किया गया है। लेह में माफ़ कीजिएगा 11.8, करगिल में 15.1 और द्रास में 22.8 दर्जात माइनस रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड चल रही है। एतवार के बाद दोपहर का वक्त है। आज का दिन किसी हद तक बेहतर गुजरा। कल भी बीच में हल्की हल्की धूप निकली थी, लेकिन आज सुबह से ही धूप नजर आ रही थी, लेकिन रात कड़ाके वाली ठंड वाली रात थी। पिछला रिकॉर्ड आपको हम बता ही चुके हैं, बहुत तोड़े गए हैं। बर्फ़ ने, ठंड ने, मौसम ने, सब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े आपकी बार, और इन्हीं रिकॉर्डों के बीच में अब उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन कि सोपोर से खबर आ रही है। सोपोर के 2 बच्चे कल गायब हुए हैं। दोनों बच्चों के बारे में बताया जाता है कि एक की उम्र लगभग 14 साल की है, फैज़ान उसका नाम बताया जाता है, और दूसरे का नाम रिजवान बताया जाता है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल की। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ डार है और ये सोपोर के नौपोरा इलाके के रहने वाले हैं। सोपोर में पुलिस ने इस मामले में दर्ज भी केस कर दिया है और लोगों को बताया गया कि अगर कहीं ये 2 बच्चे आपको मिलते हैं तो इस हवाले से वो पुलिस के टेलीफोन नंबर्स हैं, उन पर राब्ता कायम करें। नज़दीकी पुलिस स्टेशन को आप बता सकते हैं और उसके साथ साथ 100 नंबर भी डायल करके इन बच्चों के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है वो दे सकते हैं। सोपोर के 2 बच्चे कल गायब हुए हैं, दोनों भाई हैं और अचानक गायब हुए हैं। इस हवाले से सोपोर में पुलिस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। सोपोर की बात, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल में आपको बताएं, कल आपको याद होगा मत्सल सेक्टर में गोलाबारी हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान, और लाइन ऑफ कंट्रोल में गलती से आर पार जाने का भी कभी कभी सिलसिला देखने को मिलता है। हमने कई बार देखा कि कई पाकिस्तानी जो गलती से इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके बाद में उन्हें फ़ौज गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करके बाद में उन्हें वापस अपने मुल्क भेजा जाता है। दोनों मुल्कों के जो दरमियान जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उसको एक मुस्बत कदम भी कहा जाता है। और आज खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के शाहपुर सेक्टर के गाँव कंधार का एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 35 साल बताई जाती है और जिसका नाम जावेद आमले है, वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल करके पाकिस्तानी साइड में चला गया है और यहाँ उसके रिश्तेदार लवाकिन पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे थे कि उन्हें वापस लाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ चला गया है। लवाकिन क्या कहना था? एक ही बच्चा था, उसका नाम है मोहम्मद जावेद। तो वो उसको ज़हनी प्रॉब्लम थी, तो वो कई बार घर से कहीं बार वो निकल जाता रहा और पकड़ कर ले आते रहे। रात को भी कहीं सूट में जहाँ भी उसको दौरा आता था वो निकल जाता था, तो उसको हम पकड़ कर ले आते थे। तो उस दिन भी ऐसा 1 बजे उसको कोई दौरा ऐसा आया कि हमको, मैं तो घर में था नहीं और लड़की थी, तो उसको दौरा आया तो वो घर से निकल गया। तो निकल के वो कहीं चला गया, हमने सोचा कौन से चला गया, यहाँ होगा अपने रिश्तेदारों बहन के। तो पता लगाया तो वो नहीं मिला, ना पुलिस में मिला तो ना रिश्तेदारों के। तो बाद में हमें पता लगा कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पार चला गया। तो लिहाजा मेरी अपील है हिंदुस्तान हुकूमत के आगे भी और पाकिस्तान हुकूमत के आगे भी, मेरे एक ही लड़का है और उसको, मेरे लड़के को वापस करें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो उनकी 2 लड़की और 1 लड़का आ गया था और बाइज़्ज़त यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने वापस किया, अच्छे ढंग से वापस किया। और मेरे लड़के को भी, उनको पाकिस्तान हुकूमत को अपील है कि मेरे लड़के को वापस करें। चलिए, लाइन ऑफ कंट्रोल में गलती से पार गया शख्स, उसके लवाकिन, उसके रिश्तेदारों की अपील, घर वालों की अपील। लेकिन आपको बताएं, अपील पुलिस भी करती रहती है और अपील भी आपसे हम करते रहते हैं कि कुछ फ्रॉड कंपनीज आपको लगातार कभी कभी मोबाइल पे आपको SMS करती हैं, मैसेजिंग करती हैं, कॉल भी करती हैं, और फ्रॉड कंपनीज से आप अपना सारा बायोडाटा उनको दे ही देते हैं। तो ख्याल रखिएगा, अगर आपको कभी कोई कॉल आती है, अननोन कॉल आती है, तो अपनी वायर अबाउट्स अपना कोई भी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर ना करिएगा, ना वो लॉटरी वगैरह के चक्कर में पड़िएगा। क्योंकि क्राइम ब्रांच जम्मू ने एक फेक फाइनेंस कंपनी को
चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और जम्मू में क्राइम ब्रांच ने केस भी दर्ज किया है। विकास महाजन, लोकेश महाजन, बख्शीनगर जम्मू के 2 लोगों को क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ एक फेक फाइनेंस कंपनी चलाने का इल्ज़ाम है और उसी इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। और माना जा रहा है कि इन लोगों ने इस फेक फाइनेंस कंपनी के जरिए लाखों रुपए का लोगों को चूना भी लगाया है। और अगर बात करें हम इंटरनेट के जरिए इन लोगों ने कैसे चूना लगाया वो पुलिस की तहकीकात करेगी, लेकिन इंटरनेट के जरिए आपको भी चूना लग सकता है। बार बार करें, लेकिन 4G रेस्टोर हो चुका है और इस 4G रेस्टोर होने के दौरान आपको कई मामलों का ख्याल रखना है। ख्याल ये भी रखना है कि आप कोई गलत चीज़ की तशहीर सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो शेयर नहीं कर रहे जिससे किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के जज्बात के साथ साथ किसी की प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान ना हो। और क्राइम ब्रांच इस सारे मामले की पे नज़र रखे हुए है। क्राइम ब्रांच नहीं बल्कि साइबर सेल इस सारे मामले पे नज़र रखा हुआ है और साइबर सेल के अहदेदारों का मानना है कि 2G के दौरान भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, सब पे नज़र थी और 4G में तो फटाफट नज़र रहेगी ही। और इसी 4G को रेस्टोर करने के बाद इरफान फाजिल ने अहदेदारों से बात की, पूछा क्या है ज़मीनी हक़ाइक़, तो जवाब ये था। दुनिया भर में साइबर क्राइम और साइबर क्राइम के साथ साथ बात करें तो साइबर सेल काम कर रही है और वादी कश्मीर के साइबर सेल से भी अब यही खबर आ रही है कि 2G के साथ साथ काफ़ी सारी सिचुएशन हैंडल तो की है, अब 4G के मामला वादी कश्मीर में शुरू हुए हैं और किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए साइबर पुलिस हमेशा तैनात और रेडी रहती है। फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त स्पेशल वॉच चल रहा है और वॉच के साथ साथ साइबर पुलिस का यही मानना है कि जिस तरीके से पिछले बारी भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे और उन लोगों पर शिकंजा कस दिया था, तो इस बारी साइबर पुलिस के SSP जी हाँ ताहिर अशरफ का खास बयान कि पहले अगर बात करें तो जितने भी वीडियोस हैं उन्हें आप वायरल ना करें क्योंकि वेरिफिकेशन ज़रूरी है। वेरीफाइड वीडियोस या साथ ही साथ कोई भी पोस्ट हो तो उसके लिए कोई एतराज़ात नहीं है, मगर जब कोई वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होती है और कुछ वीडियोस को अपलोड भी किया जाता है जिससे समाज में काफ़ी ज़्यादा बुराइयां और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है, उस शिकंजे को कसने के लिए साइबर पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और जब से 4G शुरू हुआ है और 4G को लेकर अब साइबर पुलिस का यही मानना है कि 2G के साथ साथ हम काफ़ी एक्टिव थे, मगर अब 4G के साथ साथ एक्टिव एवरी टाइम हम रहेंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए इरफान फाजिल, बहुत शुक्रिया। इरफान 4G से लेकर दूसरे मामला पे नज़र रखे थे और क्राइम ब्रांच और साइबर सेल पुलिस की सारे मामले पे नज़र रखे हुए। ख्याल आप रखिएगा क्योंकि कहीं न कहीं बाद में अदालतों के लंबे चक्कर तारीख पे तारीख ना आपको देनी पड़े और ये मामला बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और उसमें जब तारीख पे तारीख लगेगी तो लगातार आपका ख़र्चा भी होगा, वकील की फ़ीस भी होगी, आना जाना भी होगा, वक्त भी ज़ाया होगा। तो ख्याल रखिएगा और परेशानियों से बच के रहिएगा, ये पुलिस का कहना है या ये लोगों की बात। लेकिन इस सारे के बीच में जब 4G की बात आती है तो 4G रेस्टोर होने पर बहुत से लोग कश्मीर में खुश भी नज़र आ रहे हैं और रियासत के LG का आज कई लोगों ने शुक्रिया किया। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावी, साउथ कश्मीर के कुलगाम से उनका ताल्लुक, उन्होंने भी आज LG से मुलाकात की, 4G रेस्टोर करने पर शुक्रिया किया। फयाज अहमद मीर कुपवाड़ा से राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने भी आज LG से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्हें जहां 4G रेस्टोर करने पर शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्हें कुपवाड़ा के मुख्तलिफ मामला भी उनके ज़ेर गौर लाए और कुपवाड़ा के अस्पताल के मामला भी उन्होंने राज्यसभा मेंबर जो हैं उन्होंने उनके नज़र लाया, रियासत के LG के नज़र लाया। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कई और वफूद आज रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके अपने अपने इलाकों के मसाइल उनकी नज़र में लाए और उनसे अपील की कि उनके मामलात को सुलझाया जाएगा। लेकिन मामलात सुलझाने की जब बात आती है तो पहले इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं DDC के वो मुकम्मल हुए थे, उसके बाद अब चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे और कल बाज़ाब्ता तौर पर 3 से कश्मीर में 2 जम्मू अजला में ये जो DDC के चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने थे उनके इंतखाबात मुकम्मल हुए। और कल कश्मीर में हमने देखा अपनी पार्टी सरफरस्त रही, जम्मू में हमने BJP को देखा, जम्मू के कठुआ से लेके जम्मू तक कोई बड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिला, लेकिन कश्मीर में मुकाबला तो देखने को मिला। और कश्मीर में ये मुकाबला किसी हद तक देखने को श्रीनगर में मिला और श्रीनगर में कल बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब मलिक को 10 वोट मिले और 10 वोटों से उन्होंने श्रीनगर में कल बढ़त अपनी बनाई, जीत हासिल की। उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे कैसर गनाई वो नाकाम हुए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये मामला जो है बहुत कुछ हमें
साउथ कश्मीर के शोपियां में भी देखने को मिला, साउथ कश्मीर के कुलगाम में भी देखने को मिला। और अगर कल की बात की जाए तो कल हारवन जो असम्बली जो DDC सेगमेंट है वहाँ के जो मेंबर थे वो कल इन इंतखाबात में शामिल नहीं हुए, यानी श्रीनगर में कल 13 ही वोट पड़े हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो श्रीनगर में 14 जो वोट पड़े थे उनमें से एक नहीं पड़ा। तो अपनी पार्टी ने कल यहाँ पे जो है आपको बताते चले श्रीनगर के 14 में से अपनी पार्टी ने 3 सीटें हासिल अब तक की थी। बीजेपी ने 1 सीट श्रीनगर से हासिल की थी, पीपल्स मूवमेंट ने भी श्रीनगर से 1 सीट हासिल की थी, PDP ने भी 1 सीट की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 1 सीट हासिल की थी। लेकिन कई लोगों ने जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने कल पहले ही अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और श्रीनगर में इनकी अपनी पार्टी की जो तादाद थी वो लगभग 9 के आसपास थी। और शोपियां में अपनी पार्टी ने कल एक कड़े मुकाबले के बाद कह सकते हैं कि हम गुपकार अलायंस के उम्मीदवार को 2 वोटों से हराया और अपनी पार्टी की उम्मीदवार वहाँ पे बिल्किस अख्तर जो थी उनने कल 8 वोट हासिल किए और जबकि उनके मद मुकाबिल जो PAGD की उम्मीदवार थी उन्हें 6 वोट हासिल किए हुए। और यहाँ आपको बताते चलें कि पार्टी के इकबाल मनहास ने कल शोपियां में वाइस चेयरमैन का ओहदा भी संभाला, लेकिन ये बराबरी का उनका वोट को मिला और उनकी जीत जो है वो लॉटरी यानी सिक्का उछालने से हुई, यानी ड्रॉप लॉट्स जिसे कहा जाता है उससे हुई। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे 14 सीटें हुई थी और इंडिपेंडेंट ने 4 सीटें यहाँ पे जीती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट दोनों ने 4-4 सीटें हासिल की थी। PDP अपनी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ PDP ने 3, अपनी पार्टी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की थी। लेकिन 4 में से 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने यहाँ जो है वो अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने भी अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का एक उम्मीदवार अपनी पार्टी में हुआ था, लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीत इख्तियार की थी। और आपको कुलगाम की कल की बात बताएं, कुलगाम में कल PAGD की कामयाबी हुई है और PAGD यहाँ CPIM के मोहम्मद अफजल को चेयरपर्सन के लिए नामजद किया था और उनकी जीत हुई है। जबकि शाजिया जान जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है उनको वाइस प्रेसिडेंट की सीट मिली। और आपको बताते चले कि 14 मेंबर्स का जो इलेक्शन हुआ यहाँ पे उनमें से इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 5 सीटें हासिल की थी, CPIM ने भी 5 हासिल की थी, कांग्रेस और PDP ने 2-2 हासिल की थी, यानी यहाँ पे अपोजिशन को कोई सीट नहीं मिली थी। और जम्मू में आपको पता ही है, जम्मू से भारत भूषण जो हैं वो कामयाब हुए हैं और कठुआ से भी BJP के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। लेकिन श्रीनगर में कल जो कुछ भी हुआ उस पर अल्ताफ बुखारी की पार्टी यानी अपनी पार्टी की जीत जो है उस पर कुछ रिएक्शन अल्ताफ बुखारी का भी। हमने 10 वोट यहाँ पाए, 9 हमारे अपने थे, एक उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, तो कंसेंससली ठीक है, अच्छा है, मैं वेलकम करता हूँ। अगर जिसने वहाँ दिया वो तो है, वो भी शहरी श्रीनगर के हैं, वो भी जीता है शहर श्रीनगर, अगर श्रीनगर से भी वो इस काउंसिल में जीते हैं तो इसमें तो वेलकम होना चाहिए ना। चलिए, ये सियासत के मामलात में खबर, लेकिन सियासत के साथ साथ और कई मामलात हैं। एक मामला जो आपकी नज़र गुजरा ही होगा, फटाफट में आपने सुना ही होगा, हमारे यहाँ सरकार से लेके प्राइवेट अस्पतालों में हामला खवातीन, दर्द ज़ह में मुबतला खवातीन की अक्सर सर्जरी की जाती है, सिज़ेरियन जिसे कहा जाता है वो की जाती है। जो कुदरती तरीक़ाकार है बच्चे के जन्म होने का, उसके बरखिलाफ़ अक्सर तरजीह जो है वो सर्जरी को दी जाती है। और डॉक्टर निसारुल हसन का एक स्टेटमेंट, इंकशाफ हम कह सकते हैं, वो कल हमने देखा और उस इंकशाफ में उन्होंने बताया कि एक नेक्सस चल रहा है यहाँ पे इस तरह की जो है सर्जरीज कराने का, क्योंकि खिलाफ कुदरत तो अलग बात है, लेकिन उनका कहना है कि ये पैसा कमाने का ज़रिया है। और इसके साथ साथ दूसरी खबर भी आपको मालूम हो गई होगी, कश्मीर में नकली दवाइयों की कहानी पुरानी है, लेकिन उसके साथ साथ दवाइयों की कीमतों में जो इजाफे की कहानी है वो नई भी नहीं है। इजाफा कश्मीर में जो दवाइयाँ हैं जिनकी कीमत 100 रुपये होनी चाहिए, 50 रुपये होनी चाहिए, वो आपको 500, 1000 में मिलती है। एक तजुर्बा हमको कल हुआ, एक दवाई जो है हमें एक दुकानदार से 230 रुपये में मिली, दूसरे दुकानदार से 300 मिली और तीसरे दुकानदार से हमें 350 रुपये मिली। कीमत उस पर 350 लिखी हुई थी, लेकिन 230 में देने वाले शख्स 240 माफ़ कीजिए 240 में देने वाले शख्स ने हमारे साथ जो हमारा एहतराम, हमारी इज़्ज़त करते हुए हमें 100 रुपये डिस्काउंट दिया, दूसरे ने 50 रुपये डिस्काउंट दिया और तीसरे ने डिस्काउंट नहीं दिया, बल्कि जो कीमत उस पर थी उसी पे दिया। और इस दवाई को जब हमने गौर से परखा, जांचा,
तो तीनों दवाइयों की कीमत जो कंपनी है उसमें कोई फ़र्क नहीं था, उसके ट्रेड नेम में कोई फ़र्क नहीं था। ये हमारे साथ हुआ है। और उसके साथ साथ जो दवाई हमने ली उसका बैच भी लगभग एक ही था, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके एक्सपायरी डेट तक जितना मैं ऊपर से देख सकता वो सब एक था। लेकिन मामला क्या था, जिस दुकानदार ने हमें 100 रुपया कम पे वो दवाई दी, क्या उसको 100, फिर भी उसने कुछ तो कमाया होगा, यानी करीबन उसको 110 रुपये भी नफ़ा तो होंगे। अगर उसने 10 रुपये मुनाफा कमाए होंगे, 50 रुपये तो दूसरे दिया, तीसरे ने उसी जो उस पर कीमत लिखी हुई थी उसी पे दी, जो मार्क उस पर कीमत लिखी है उसी पे दे दिया। तो ये जो मामला है बहुत ही संगीन मामला है। डॉक्टर निसारुल हसन ने ये जो सनसनीखेज इंकशाफ किया है, आखिर इससे हमारी कौम में कौन इस पे रोक लगाएगा? डॉक्टर निसारुल हसन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या है ये मामला। डॉक्टर निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इंकशाफ, आपका स्टेटमेंट, आप जो कुछ उसे कहें, लेकिन ये संगीन इंकशाफ और इस इंकशाफ की हकीकत कितनी है? देखिए सनम जी, ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक इंकशाफ है। नॉट ओनली इंकशाफ बल्कि शॉकिंग रेवलेशन है कि अगर कश्मीर के हवाले से आप बात करोगे, सिजेरियन के हवाले से, तो लगभग 80% जो सिजेरियंस हैं जो हमारे यहाँ पे होती है वो अननेसेसरी नीडलेस सर्जरीज होती है। आप बोलते हो कि कुदरत, अगर कुदरत ने रखा होता फिर ये इंतजाम कि अगर पेट से ही बच्चा पैदा होने की जरूरत होती, या कुदरत ने जो फिर उसका इंतजाम पेट से ही रखा होता है। यहाँ पे जिसको भी आज देखो वो पेट काट के है। कुदरत ने एक नेचुरल प्रोसेस रखी है इस बच्चे को जन्म देने के लिए, और वो माँ के लिए भी मुफीद है, माँ के लिए भी फायदेमंद है, बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन कश्मीर में अगर आप देखोगे एक माफिया है जो कई सालों से, कई डिकेड से इस पे काम करता था। अब एक परसेप्शन जनरेट उन्होंने किया है यहाँ हमारी माओं में, यहाँ हमारी बहनों में, कि जो सिजेरियन सेक्शन है वही मुफीद है, वही सही है, क्योंकि उसमें ना पेन है, वो फौरन होता है और आप बच्चे को जन्म देते हो। तो इसमें क्या होता है, जो ये डॉक्टर है या प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट अस्पतालों में भी होता है, उसकी वजह दूसरी है। जो प्राइवेट अस्पतालों में ये डॉक्टरों के साथ नेक्सस लेके यहाँ पे एक परसेप्शन जनरेट किया है कि सिजेरियन सेक्शन ही सही है, तो अननेचुरल, ये नेचर के खिलाफ है। और सारी जो माएँ हमारी है, बहनें हैं, ये जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले ही डेट देता है सिजेरियन के लिए। और डॉक्टर्स जो हैं, जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है कोई माँ या बहन, तो उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि एक बार उनको ऑपरेशन किया जाएगा, सिजेरियन किया जाएगा, बाकी जितने भी बच्चे उनको पैदा हो जाएंगे उसमें तो फिर लाजमन करना होता है। तो जब जो ये परसेप्शन जनरेट हो गया है यहाँ पे, उससे ये हो गया है कि अगर जो सिजेरियन नहीं करे, पढ़े लिखे लोगों में, पढ़े लिखे जो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, कि अगर कोई सिजेरियन नहीं करेगा वो मॉडर्न नहीं है, वो बैकवर्ड है। जो बेचारे बाकी जो इलिटरेट तबका है गांव वगैरह में, जब एक परसेप्शन जनरेट होता है तो वो भी इस परसेप्शन में आ जाते हैं, इज्जत में आ जाते हैं। और ये जो डॉक्टर होता है, जो भी ये पेशेंट को कहता है, पेशेंट के लिए वो तो लाजमी करना होता है, उसके लिए तो नौजबिल्ला वो खुदा होता है डॉक्टर। लेकिन जब हमने ये देखा कि एक सिजेरियन पैकेज में अराउंड 50 to 70,000 रुपीज एक अस्पताल कमाता है, और 1 घंटे में ये तकरीबन, या 2 घंटे में या 4 घंटे में, जिसमें एक डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसमें ये 10-12 सर्जरियां करता है, तो ये प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह से इन्होंने ये जनरेट किया है परसेप्शन। जी। तो दूसरा, अब सरकारी अस्पतालों में क्यों ज्यादा होता है सिजेरियन? क्योंकि वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सीखना होता है। तो वो वहां सरकारी अस्पतालों में भी नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती है, वहां पे सिजेरियन सेक्शन ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो सीख लेते हैं। तो ये दूसरा, इसमें टाइम कम लगता है, कन्वीनियंट है डॉक्टरों के लिए, लेकिन बट यू आर डूइंग इट एट अ ह्यूज प्राइस। डॉक्टर निसार साहब, मान लिया ये ह्यूज
हो रहा है मुआशरे के साथ, या कहें कुदरत के कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, लेकिन बहुत से पेशेंट्स को मैंने देखा वो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में उनके बच्चे को खतरा होता है, जो बच्चा रहता है वो उसकी यूजुअली ये कहते हैं, वो प्रेफर करते हैं फैमिलीज के लोग कि नहीं सर्जरी हो जाए, बच्चा बच जाए, जच्चा और बच्चा दोनों की इससे नहीं, जिंदगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने यहाँ पे जो हाईएस्ट बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर उनकी भी रिकमेंडेशन आप देखोगे, उसमें साफ दो टूक अल्फाजों में लिखा है, ये उन माओं को, उन मदर्स को आप सिजेरियन करो जहां पे बच्चे को भी खतरा है, और वो सिर्फ मिनिस्कल अमाउंट, फ्यू परसेंटेज पीपल, अगर आप हजारों की तादाद में ये प्रेग्नेंट लेडीज को ले लोगे, 1, 2 या 3 में ऐसा होगा कि आपको सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी। आम तौर पे अगर यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे डॉक्टर्स पहले ही तैयार करते हैं माओं को इलेक्टिव सर्जरी के लिए। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक जो परसेप्शन जो आप ये बोलते हो, ये बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स need cesarean sections. Most of the patients need natural delivery. उनके बच्चे जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं और सही से। जो आप बोलते हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी को सिजेरियन की जरूरत है, ये बिल्कुल गलत है और ये अननेचुरल है। ये माँ के लिए भी खतरा है, ये माँ के लिए भी खतरा है और बच्चे की भी खतरा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसा बताते हैं। लोग ये माफिया जो है ना, ये माफिया जो यहाँ पे चल रहा है, डॉक्टर्स और अस्पतालों का नेक्सस, इन्होंने ये परसेप्शन जनरेट किया है यहाँ पे। उस परसेप्शन को अब चलाया जा रहा है क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग इस माफिया में मुलविस है, क्योंकि ये पैसों का खेल है। इसमें डॉक्टर पैसा कमाते हैं, 1 घंटे में 5 सर्जरीज करते हैं, 6 सर्जरीज करते हैं, अस्पतालों में 10-12 सर्जरीज करते हैं नाइट को। ये जब पैसा कमाने का जरिया होता है, इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो जनरेट करते हैं परसेप्शन। उसको चलाया जाता है थ्रू डॉक्टर्स, उसको चलाया जाता है जो आप उनका अस्पतालों का अमला होता है। बेचारे हमारे जो हैं ये सीधे साधे लोग हैं, ये इस परसेप्शन को फिर सही मानते हैं। उसकी वजह से जब दिमाग में आ गया तो यहाँ के जो है माएँ बहनें साइकेट्रिक हो गए हैं, मेंटल हो गए हैं कि नहीं जी हमको सिजेरियन करना है। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि अगर हम सिजेरियन नहीं करेंगे हम मॉडर्न नहीं है। जो बेचारे नाइव हैं, अगर हम सिजेरियन नहीं करेंगे तो हमारे दुकानदार से मुझे 250 में मिली, दूसरे में 300 में मिली, तीसरे, जबकि मैं जो देखा उनका वो ट्रेड नेम एक ही था, साल्ट एक ही था और उनका बैच एक ही था, लेकिन ये फर्क देखा मैंने। कीमत तो एक ही थी लेकिन मुझे उसने डिस्काउंट दिया लगभग 100 रुपया 300 रुपए में। वाकई में ऐसा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? सनम साहब, बदकिस्मती ये है कि इस प्रोफेशन में मेडिकल के हवाले से ये एक सैक्रोसैंक्ट प्रोफेशन था, इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तभी मैं बार बार बोलता हूं कि इस प्रोफेशन में वही लोग आने चाहिए जो प्रोफेटिक होंगे। इस प्रोफेशन में ये नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से ये एक बिजनेस बन गई है, जिस तरह हमने पहले भी बोला कि बर्थ हैज बिकम ए लुक्रेटिव बिजनेस। इसी तरह ये जो दवाइयों का जो मसला है यहाँ पे, ये बड़ा एक माफिया है, ड्रग माफिया है। इसमें क्या होता है कि आपका जो दवाई है उसमें जो MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, दैट इज वेरी हाई। जो बिलिंग प्राइस होती है, जो ये दिया जाता है, सपोज जो दुकानदार इसको लेता है वो MRP से नहीं लेता है, वो बेसिकली बिलिंग प्राइस एक होता है और MRP उस पर जो लेबल होती है वो दूसरा होता है, दैट इज वेरी हाई। दुकानदार को सपोज ये उसमें MRP 100 रुपया का लिखा होता है, दुकानदार को ये 50 रुपए में मिलता है, 40 रुपीज में मिलता है, तो उसको कमीशन मिलता है, कट्स मिलते हैं, फिर दूसरा कन मिलता है डॉक्टर को लिखने के लिए। तो ये जो है ये बहुत बड़ा माफिया है। मैंने पहले भी बोला है, ये न सिर्फ दवाइयों में है बल्कि इक्विपमेंट भी है। सपोज आपके पेस मेकर्स या अस्पतालों में लोग कंपनी वाले देते हैं, आपके स्टंट्स देते हैं, उनमें इतना मार्जिन होता है कि प्राइस के कैपिंग के बावजूद भी, सपोज यहाँ नेशनल NPA, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो एक प्राइस कैपिंग की उन्होंने स्टंट्स को कि स्टंट मिलना चाहिए 5,000 में या 9,000 में। यहाँ अभी भी स्टंट तकरीबन 1 लाख का जाता है, 60,000 का जाता है।
वाला विचारस अमिस पेशेंटस पेस मेकर आप देख लो, उसमें आप देखो कितना माफिया मिलता है। जो प्राइसिंग होती है, जो सपोज ये कंपनी वाले बेचते हैं इन स्टॉकिस्ट्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो सपोज 10,000 में देते हैं इनको या 20,000 में, वही पेस मेकर इस पेशेंट बेचारे को मिलता है 60,000 में, 1 लाख में भी, अगर MR फ्रेंडली आपको चाहिए। तो ये बहुत बड़ा माफिया है। रोका कैसे जा सकता है? रोकबंदी की देखो, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आप और मैं कौन हो? हम बेसिकली इस माफिया को हाईलाइट कर सकते हैं। वी आर नॉट एन एग्जीक्यूटिंग बॉडी। इसमें सरकार इसको प्राइस कैपिंग करें। आप देखो कैंसर ड्रग्स से यहाँ पे बेचारे कितने लोग मरते हैं कैंसर की वजह से, वो अफोर्ड ही नहीं करते हैं कैंसर ड्रग्स। उस कैंसर ड्रग्स में भी ऐसा ही है, MRP लिखा होता है thousands of rupees, while as it goes to the stockist or to this shopkeeper minuscule amount, और सपोज इसमें 10,000 लिखा होता है, जो बिलिंग प्राइस है वो बहुत कम होता है। और ओवरऑल भी अगर आप देखोगे, जो हमने बहुत बार बोला कि जेनेरिक ड्रग्स का यहाँ पे कर दो, ये माफिया इतना बड़ा है, दे आर नॉट अलाउइंग दिस डॉक्टर, जो फार्मा डॉक्टर नेक्सस जो है यहाँ पे कश्मीर के हवाले से, दे आर नॉट अलाउइंग दोज जेनेरिक ड्रग्स टू फ्लोरिश इन कश्मीर। जेनेरिक ड्रग्स वही है, इट इज द सेम सॉल्ट माइनस प्रमोशन। क्योंकि ये जो ब्रांडेड दवाइयां हैं, ये डॉक्टर को पैसा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हैं, इस दुकानदार को कट्स देते हैं। ये बहुत बड़ी चेन है माफिया की, जिसको ब्रेक करने के लिए आप और हम सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ, इन माफिया को मैंने एक्सपोज करते करते मैंने अपनी लाइफ को रिस्क किया है सरम जी, यहाँ पे मैंने कैरियर को रिस्क किया है, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है इस माफिया को खत्म करने। वो जेनेरिक ड्रग्स को यहाँ पे फ्लोरिश क्यों नहीं होने देते हैं? इस माफिया को बस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ की सरकार। व्हाई डोंट दे अलाउ द जेनेरिक ड्रग्स टू फ्लोरिश हियर? बिकॉज दिस माफिया इज सो मच deep rooted. They are not allowing this. Why can't the government do a price capping of these medical equipments? कि एक मेडिकल सपोज पेस मेकर है, ये 5,000 में पेशेंट को दिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव कौन सी कंपनी बनाती है। वाई कांट दे, पेस मेकर है ये 10,000 में मिलेगा पेशेंट को, या कैंसर ड्रग है इसकी वाई डोंट द नेशनल लेवल और द रेगुलेटरी बॉडीज डू ए प्राइस कैपिंग ऑफ दीज ड्रग्स, सो दैट जो पेशेंट्स है उनको सोलेस मिले, वो ये खरीद सकें। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे वो खरीद ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार उल हसन साहब। डॉक्टर निसार साहब ने बहुत इंकशाफ की, और जिस तरह से ड्रग माफिया जो है, ये इक्विपमेंट माफिया जो दवाइयाँ हैं, इसके लिए सरकार को कैपिंग करने की ज़रूरत है। इक्विपमेंट्स अगर आप खरीद रहे हैं, स्टंट खरीद रहे हैं, या जिस तरह से आपने डॉक्टर निसार उल हसन साहब ने बताया कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सरकार को उस पर नज़र रखनी चाहिए। हम लोग जो सरकार तक ये बात पहुँचा सकते हैं, डॉक्टर निसार उल हसन साहब ने पहुँचाई, और अक्सर डॉक्टर निसार हुसैन साहब कौम के हवाले से इस तरह के मामला उठाते रहते हैं, और जब कौम की बात आई तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले में संगीन जो है वो इकदाम उठाए जाएं। लेकिन आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे श्रीनगर से अपने साथी साहिल के साथ समीर वानी भी इस प्रोग्राम में रहे, इनके साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।